उसी को आगे भेजा। उसके बाद मैंने देखा एक बाप बेटा आते थे और बेटे की उम्र होगी 22 साल, 20-22 साल, और बाप होगा 45-50 साल। दोनों इकट्ठे लगाते थे। एक और मेरे एक केस में एक बेटी और बाप इकट्ठे लगाते थे। और बच्चे भी क्या? बच्चे लगाते हैं था? इस टाइम पे चंडीगढ़ में इतना बुरा हाल है। हमने तो चलो मैंने तो अपने कॉलेज के एंड ईयर से स्टार्ट किया है। मैंने सिगरेट भी सेकंड ईयर के बाद स्टार्ट करी थी अपनी लाइफ की, और ये ड्रग्स तो कॉलेज के बाद। आज कल तो 8th क्लास का मैंने इतना बुरा हाल देख लिया चंडीगढ़ का। 7th 8th क्लास के बच्चे सीधा इंजेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, सीधा इंजेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। उनको अगर कहो पन्नी तो वो कहते हैं कि कॉल पे हमने कोई पिया नहीं, ना हम पीना चाहते हैं, हमें इंजेक्शन लगाना है। जो पंजाब कभी भगत सिंह जैसे वीर जवानों को जन्म देता था, आज उसी पंजाब पर नशेड़ी का कलंक लग चुका है। यहाँ सिर्फ जवानी ही नहीं, अनेक बचपन भी नशे की आग में बर्बाद हो रहे हैं। Now you talked about the children. So if you see the recent data by given by the Ministry of Social Justice and Empowerment, then there is a very startling figure in case of Punjab. The addiction among children, which means 10 years to less than 18 years, is 6%, which is 3 times more than the national average. So हम यूजुअली कहते हैं जी हमारी तो जवानी तबाह हो गई है, तो मैं तो इनको कहता हूँ जवानी नहीं, आपकी तो बच्चे भी तबाह हो रहे हैं। जहां लोग हमें किस्से और कहानियां सुना रहे थे, वहीं डॉक्टर संधू के हार्ड हिटिंग फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स उन हर कहानी को डेटा के साथ साबित कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, ग्रासरूट्स पे उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन ने एक और सच खोला। पंजाब में पुलिस या तो इस नेक्सस का हिस्सा बन चुकी है या फिर मजबूर है खामोश रहने पर, बिना किसी एक्शन के। आप मानोगे नहीं, बीच में हमें एक ऐसा कॉन्टैक्ट मिल गया था जो पुलिस के खरड़ में जो इनका वो था, जहाँ पे कहते हैं ना सारा सामान जब्त होके पकड़ा जाता है, वहाँ का कोई सेल का हेड होगा। वो भी बेच रहे थे वो पुलिस वाले। मतलब उसके साथ ही हमारा ऐसा लिंक हुआ था, पर हम डर गए थे कि उसके थ्रू लेंगे, कल को कुछ बात हो गई, वो फंसा भी सकता है हमें। मतलब वो ये कहता था कि मैं इतना सस्ता दे दूंगा तुम्हें कि मैं तुम्हें सीधा अपने साथ एक बंदे को लॉकर रूम में ले जाऊंगा और तुम्हारे पास चॉइस नहीं रहेगी। जैसे हम बाहर जाते हैं किसी से स्कोर करते हैं, अगर इकट्ठा कर रहे हैं 100 ग्राम, तो वो पहले चेक करवाता है, ना टेस्ट करता है, तो फिर हमें अच्छा लगता है तो हम लेते हैं, वरना हम लेंगे क्यों? जो चीज़ अच्छी नहीं है, जो निकलेगी नहीं आगे। तो वो कहता था कि चेक नहीं कराऊंगा, जो तुमने एक बार में वहाँ से छांट लिया पैकेट, वो तुम ले जाना। इसके अलावा मैं बाद में चेंज नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ऐसा सीन भी था। और यहाँ तो हमारा कोई रिस्क हुआ ही नहीं। कई बार तो इंसिडेंट ऐसे, हम जा रहे हैं पोल पे, पुलिस वालों ने हमसे लिफ्ट तक ली है, हमारे साथ बैठ के पुलिस वाले जा भी रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जाके उन्होंने लिफ्ट ली, फिर हमने उन्हें छोड़ा, थोड़ा और आगे जाके उन्हें भी उस टाइम तो उस पुलिस वाले को भी शक हो गया था। पर तब मैं जिम भी जाता था, तो मेरी सेहत सूद काफ़ी थी, तो मेरे साथ वाले दोनों कमज़ोर थे, तो उनको देख के कहते हैं तुम यार कोई नशा नुशा करते हो क्या? तो हमने कहा नहीं। तो उसने गाड़ी की थोड़ी वैसी ऐसी ओवरऑल नज़र मारी कि हाँ भाई कुछ नहीं। मैं बताता रहा हूँ, यहाँ पे ना 38 में ऐसा कॉलोनीज़ हैं 38 में ना, जहाँ पे सारे, अब मैं ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, जहाँ पे जो लो कास्ट वाले होते हैं ना, सेंसी टाइप के, वो रहते हैं वहाँ पे सारे। तो वहाँ पे कोई भी जाए उसको सामान मिल जाता है, मतलब कोई भी जा रहा है पैसे दे रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है हमारे पास आता है या नहीं, क्योंकि वो पूरे पुलिस को भी उनके पैसे जाते हैं। अच्छा। हाँ, पुलिस वाले वहाँ बाहर खड़े रहते हैं लोगों को पकड़ने के लिए, पर वो लोगों को
पकड़ते नहीं है। वो लोगों को आए हम जैसे जा रहे हैं, मैंने पिछली बार देखा वैसा वो मैं पकड़ा गया हूँ। हम जब जाएंगे तब नहीं वो हमें पकड़ेंगे, जब हम चीज़ लेके बाहर आ जाएंगे तब पकड़ेंगे। और उन्हें पता भी है हम किस घर से बाहर आए हैं, उस घर पे कोई एक्शन नहीं होएगा, ठीक है ना। उस घर पे कोई एक्शन नहीं होएगा क्योंकि उधर से पैसा जाता है, ठीक है, और हम पे एक्शन हो जाता है, हमसे पैसे मिल जाते हैं उन्हें, ये सब वो ये कर लेते हैं। मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ वो तो थोड़ा मेरे पैर की वजह से, और मैं बैंक में जॉब करता था तब करके मैं बच गया उससे, तब कर कि वही चांस दे दें। ये पुलिस वालों का, पुलिस वाले को तो पहले उनका बहुत ओवरवर्क होते हैं। पुलिस वालों की सुनो, वो बेचारे अपनी अपनी तरफ से रोते वो ना। इफ़ यू टेक सम एडिक्ट, चोरी करता पकड़ा जाए ना, उसको लेके जाते हैं तो थानेदार कहता है सर इसको मैं हवालात में रखूँगा, बच जाएगा, मेरे साथ पड़ेगा। कोई नहीं, इसने चोरी कर ली, इसकी डोज खत्म हो गई हो। व्हेन आई से दैट the government should approach it comprehensively from all angles. कोई सोशोलॉजिस्ट को नहीं पूछता, कोई साइकोलॉजिस्ट को नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं पूछता। दे हैव ओनली DGP हु इज़ ऑल इन ऑल। वो कहेगा यस सर मैं ये कर लेता हूँ। वो अपने SSP थानेदार को बोलेगा तो अंदर रहेगा। तो जो बेचारा एडिक्ट है वो क्रिमिनल बन के डॉक्टर। बाकी तो ये इन्होंने 31 मई को कहा था भी खत्म कर देंगे, हो गया खत्म। Our next focus was to investigate government policies and the very infrastructure that claims to support and push addicts towards recovery from the deadly grip of chitta. लोगों में ना जो सरकार है ना उस पर एतबार ही नहीं। सरकार का क्या है, जो काम कराना है पुलिस को दे दो, STR लगा दो, कि पुलिस पे उनको वैसे ही एतबार नहीं। जो लैक ऑफ डेफिसिट है ना, ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट है ना, वो दैट इज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। नो गवर्नमेंट they when they came in power they used to say सरकार आपके द्वार। So this is the situation, and you see that many activists who are interested in tackling the drug, they say that when we tell the police that यहाँ आओ जी अब ये हमने पढ़ा है, तो वो कहते हैं आपके क्या पास प्रूफ है, तो कितने ग्राम है इसके पास है। वो कहते हैं 10-20 ग्राम है जी, हमने तो रखा नहीं। कहता हम 10-20 से तक तो कोई कैसे रजिस्टर कर। So there is and it's a well-known fact, you can't operate any illegal business in the state until and unless you have political patronage. And even this government is not, no, if you see that what they are giving, we have registered so many cases FIR, we have arrested so many people, right? And yesterday there was a advertisement, नशा के युद्ध, नशा तो आज़ादी, तो what full page advertisement, and we are sending the addict people to the de-addiction center. When I tried to find out the data, then they said they have only sent only 1189 persons. Now you see that in case of NDPS Act there is a section 24 where they say that if you catch any person with a small quantity of this heroin or any drug, then he should not be sent to the police station, he should be sent to the de-addiction center. You see that within the last so many years, only less than 1200 people are being sent to this. So what it means that a genuine addict who was taking this dose with him, so you are declaring him criminal. So you are criminalizing him. जेल में जाता है आफ्टर जुडिशियल रिमांड में चला जाता है। Come intact with the bigger who are specialized in it. So then they think कोई ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुझे 2-4 महीने में छोड़ देंगे, तो अच्छा इसी काम में है तो हम आपको इतना पैसे देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बना के बाहर आ जा। पहले क्रिमिनल नहीं होता था, वो क्रिमिनल बन के जेल से बाहर आता है। वैसे तो जेल को हम सुधार कर कहते हैं। हाँ। सुधार कोई नहीं होता, हाँ थोड़ा बहुत डर होता है ना अंदर जाने का, वो भी उससे का दूर हो जाता। उतना छोटा सा एक एडिक्शन टू दी हैम खुला हुआ,
जहाँ पे 20 लोग आ जाएंगे, मैक्सिमम 30 आ जाएंगे, 40 भी आ सकता है, दैट्स इट। 10 दिन रखते हैं, उसके बाद भेज देते हैं। So I feel he government should make a structure in health department itself जो कि स्पेशली एक इलेक्शन पार्ट पे फोकस करे, इनको अकोमोडेट करने के लिए, और रिहैबिलिटेशन सेंटर देने चाहिए, और एक प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन के लिए पेशेंट आया और आगे से 10-15 पेशेंट वेट कर रहे हैं कि कब रिहैब में से एक जला जाएगी, फिर हम उस बेड पे आएंगे, और उसको डिस्चार्ज कर दिया कि जाओ जी आप ठीक हो गए और मेडिसिन लो और आप ठीक हो गए हो, अब अगला पेशेंट आता। तो ये जो ओवर बर्डन करा हुआ है ना, इसमें हॉस्पिटल्स की भी गलती नहीं है। सो ये गवर्नमेंट शुड गिव देम मोर सप्लाईज, चाहे वो एक स्ट्रक्चर है, चाहे वो बेड्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं। शायद जितना कंसिडरेशन, जितना पेन, जितनी केयर उसकी ज़रूरत है, वो शायद अगर हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें तो वो इट्स टू मच टू एक्सपेक्ट, आई वुड से, है ना, इतना नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है कि रिकवरी नीड्स टाइम, इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली। हम सरकार क्या है कि रिहैब या डी एडिक्शन है वहाँ पे रखेंगे उनको हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, इतने टाइम में रिकवरी पॉसिबल नहीं है। इतना टाइम तो बेसिकली उसको, उसकी बॉडी को डिटॉक्स होने में भी इतना टाइम नहीं लगता, उससे भी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। बॉडी भी इवन ठीक नहीं होती, फिट नहीं होती, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इतने शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में मेंटली रिकवरी, दिमाग की रिकवरी हो जाएगी, ना। तो शायद उसमें क्या है कि प्राइवेट सेटअप में ऐसा है कि एक तो हम पे गवर्नमेंट का चेक रहता है ना, कि हमारी जो वर्किंग है वो गवर्नमेंट को हमारी रिपोर्टिंग होती है, एक तो गवर्नमेंट का चेक है। दूसरा कि हमारा जो रोल रहता है, अब मैं, मेरे सुपरविजन में चल रहा है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ हर उस परिवार को जिसका बच्चा मेरे पास एडमिट है, वो मेरे पास एडमिट करा के गया है, सो आई एम लाइबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू देम। सो एक इंसान को अपना भी गुडविल, अपनी भी एक रेपुटेशन, और हमारा काम तो तभी चलेगा मैम जब हम रिजल्ट निकाल के देंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड भी है क्योंकि प्राइवेट है, डॉक्टर, उसी डॉक्टर के पास मरीज जाते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा हो, जिसका उपचार सही हो, जिसका ट्रीटमेंट ठीक हो। तो सरकार को इस हिसाब से देखने की ज़रूरत है। According to the reports, the condition of the de-addiction center have deteriorated, and we wanted to check it for ourselves. But our request to visit a de-addiction center was denied. We further inquired about how exactly a de-addiction center helps to deal with the addiction. We are considering them criminal. Started providing by tablets in de-addiction centers. Now the present data about the government is that they provide 91 lakh tablets, bupropion and other painkillers to the addicts. So the problem is that the government is not interested in solving this problem. Why I say the government is not solving this interested in this problem? No, you see that this problem, I did my study in 2006. Or they did not ask any university to conduct this study. So if there is a problem, then you must have the survey, you must have the data that how many people are there who are suffering, what are their characteristics, which age group is there, whether they are urban or the rural, how much educated and so on. So there was totally lack of studies. There were only 2 studies which was conducted by, as in case of 2015 by PGI, and there was another study conducted by Dr. Ranjit Singh Human in 2018-19 under the flagship of CRID, Chandigarh. तो वो इनवाइलेट की गोली देते हैं और घर वालों को बोल देते हैं रोज़ सवेरे इसके मुँह में वो डाल दो। नहीं, अगर वो मैं खा लूँ रोज़ सवेरे इनवाइलेट की, तो मैं जो मर्जी करूँ मुझे असर ही नहीं होएगा। या जितना मर्जी करता रहूँ मेरे को असर होएगा ही ड्रग्स का, इसके अंदर निरसन होता। पर फिर जब बाहर सोसाइटी ऐसे दी जाती थी, मैं खाता था, जब दी जाती थी कि भाई आज मेरा सीन हो सकता है बाहर से कुछ, तो मैं घर वालों को ही देती ना, घर वाले गोली देती मैं उसे जीत के नीचे रखता था, पानी पी लेता था, जैसे घर वाले मुँह में लाते थे मैं उसको निकाल देता हूँ, कि मुझे पता है एक बार वो गुल भी तो काम खत्म है, करने का बाहर फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होता था उस टाइम। कल बताता हूँ, हमारे पास एक पेशेंट था, सो अब तो वो क्लीन है, अब ही इज़ इन रिकवरी।
तो उसने एक एग्जांपल शेयर किया था कि गॉडी मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा जेस्चर किया था, उन्होंने अपनी तरफ से सरकार चाह रही थी कि समहाउ की ड्रग से निकाल के एक ड्रगी को इनिशियल स्टेज पे मेडिकेशन देते थे, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन में अपने सामने बैठ के दवाई उनको देते थे और फिर उनको भेजते थे, ठीक है। तो डेली ऐसे आना होता था, डेली आएंगे ताकि वो उसके फिजिकल विड्रॉल्स जो हों वो कम से कम हो सकें। तो उसके लिए क्या होता था कि वो दवाई जीभ के नीचे रख दी, पानी वानी सब ले लिए, जैसे भी वो यूज करते हैं, लेकिन वो आंखों के सामने तो दवाई जीभ के नीचे रख ली, जैसे ही द वे ही क्रॉस द डोर एग्जिट वो दवाई वो अपना मुंह से निकाल लेते हैं। बाद में उसको सुखा के या तो उसको फिर वो कंप्रेस कर लेंगे, उसको पाउडर शेप में ले लेंगे, उसको या स्निफ कर लेंगे, या दूसरा तरीका उसका ये था कि उसको अपना स्पून में लिया या बाउल में लिया, उसको पानी में डाल के मेल्ट कर लिया तो वो फिर लिक्विड शेप में आ गया, उसको ही इंजेक्ट करके फिर उसको इंजेक्शन में भर के इंजेक्ट कर लिया। सो बनाया तो वो पॉजिटिव उस पर गया था, लेकिन वो अब देखो मैंने जैसे कह के हटाऊं कि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, तो वो पॉजिटिविटी की जगह बनाई तो पॉजिटिव उसके लिए गई थी, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होने लगी और उसके कॉन्सिक्वेंस तो और ज़्यादा भयानक है कि वो हमारी जो वेन्स होती हैं उसको बहुत जल्दी डैमेज कर देती हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन बार बार एक गंभीर बात को हाईलाइट कर रही थी। नशे को जहां एक बीमारी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, वहां उसे क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर देखा जाता है। नहीं हो सकता, मैं मतलब एक क्योरेबल एडिक्शन इज नॉट क्योरेबल है। एडिक्शन इज डिजीज जो मुझे इन मीटिंग्स में लाके संभला। ये है प्रोग्रेसिव डिजीज जो कि हमेशा बढ़ती रही। इसको तुम रोज के हिसाब से इसको रोक सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए बहुत नई थी, जो मुझे नहीं पता था कि अच्छा मैं नशा करता था, सिर्फ ये नहीं है, ये तो कुछ और लेवल की चीज़ है कि यस आई हैव दिस एडिक्शन, एडिक्टिव बिहेवियर एंड आई हैव दिस डिजीज। और हम बोलते हैं मोर एंड मोर कि अगर दारू का एक पैक पिया तो मैं उसके बाद 10 पीऊँगा, 10 के बाद 20 पीऊँगा, कम नहीं होंगे, बल्कि ये हमेशा बढ़ती रहेगी। सोच और सारी चीज़ें बदलने में टाइम लगता है। मैं तो यही कहूँगा भी एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी है, मानसिकता की। तो जैसे जैसे ये चीज़ें की अवेयरनेस होगी तो उसको बीमारी के रूप में लिया जाएगा, तो सोच भी बदलेगी और सरकार ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। सो इस पे अगर काम होगा तो और बेटर तरीके से किया जा सकता है। कल को जैसे आपने क्वेश्चन किया, कल तक पोलियो को भी ऐसा मानते थे, नहीं लोगों की वैसी सोच थी, श्राप माना जाता था इसको। सो उसका भी वे आउट हो गया। आज की डेट में पोलियो इतना बड़ा वो ट्रॉमा और इतना बड़ा वो नहीं है ना। ऐसे ही HIV का केस था, तो वैसे ही एडिक्शन का भी केस है। उसको क्या मानते हैं कि ही और शी इज़ डूइंग इंटेंशनली, जानबूझ के कर रहा है, खुद नहीं छोड़ता, खुद ठीक नहीं होता। जबकि रियलिटी ये है कि जैसे और बीमारियां होती हैं, जब तक एक एडिक्ट का इलाज नहीं होगा, एक उसको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, एक उसको डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगी, उसको वेज नहीं मिलेंगे, तब तक वो इस चीज़ से नहीं निकल पाएगा। सोच बदलते बदलते टाइम लगता है ना। वो एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस के हिसाब से ही चलेगी। जी यू सी दैट अगर अप्रोच भी है, आप देखो जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग हमको कोई प्रॉब्लम होती है, अभी गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है ये तो वो टेस्ट के बेसिस पे आपकी बीमारी डायग्नोज करता है। तो ये तो टेस्ट भी नहीं कराते, क्या है। आई यूजुअली से दैट दे शुड टेक इट एज वी डिड इन केस ऑफ कोविड। ये अभी मिडल वाला है, ये वेंटिलेटर वाला है, तो अकॉर्डिंगली विद द टॉप प्रायोरिटी यू ट्रीट दैम। de-addiction center, rehabilitation center, that is of no use because the result is not coming. This health minister gave this statement. Somebody asked that how many people you have de-addicted. He said 2% only. गवर्नमेंट फिगर क्या है, जो इनके पास वो de-addiction सेंटर में गोलियां लेने आते हैं उनको रजिस्टर कर लेते हैं, वो इनके लिए एडिक्ट हो गया। तो उनमें से 2% अपना हमने कम करते, ये नहीं पता कि और कितने एंटर करते। द गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट इट। भटिंडा में एक कड़वी सच्चाई सामने आई। सोनू जी जो 8 साल से नशे में फंसे हुए थे, उन्हें अपने आप खुद को छुड़ाना पड़ रहा था इस एडिक्शन के चंगुल से, क्योंकि ना वहाँ कोई रिहैब था जहाँ समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग जा सके, और ना ही कोई गवर्नमेंट डी एडिक्शन सेंटर।
जो कम से कम एक दिन काटने लायक दवाई ही दे सके। जहां गवर्नमेंट की पॉलिसी समाज के हर वर्ग को ऊपर उठानी चाहिए, वहीं पंजाब में कई जगह एक पूरा सोशल स्ट्राटा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले ऐसा जो आज से हम 8 साल 10 साल पहले की बात करें, सो चिट्टा इतना मतलब इजीली अवेलेबल नहीं था और इतनी कॉमन चीज़ भी नहीं थी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा था कि जो हायर ग्रुप था, जो बिजनेसमैन और वो सारी चीज़ें, ये हाईली वो ड्रग्स थे, इन्हें माना जाता था। तो वो होता तो क्या था भाई, एक्चुअली ये चीज़ अफ़गानिस्तान से चलती थी, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर ऐसे करके आती थी। सो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हायर थी, है ना। इंसान चाह के भी एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है वो उस चीज़ को नहीं कर सकता था और बहुत कम शिकार होते थे अनजाने में भी। लेकिन अब क्या है, जो सिंथेटिक ड्रग है वो अब आप देखेंगे कि जो रेड अलर्ट एरियाज़ होते हैं जो कि और इन सब में स्लम्स जो होते हैं, यहाँ पे 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये में ये बिट्स के हिसाब से मिल रहा है। वो मिल इसीलिए रहा है कि आप इमेजिन करें, जिसको हम चिट्टा कह रहे हैं और वो इतने ईज़िली अवेलेबल मिल रहा है और इतने उस रेट पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा बॉडी पे, आप इमेजिन कर सकते हैं। हम पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज़ जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा और भी ईज़िली अवेलेबल, वहाँ आप ये मानेंगे, जो ये माइग्रेंट्स होते हैं ना, जो ये जो बाहर से हमारे पास काम करने आते हैं, यूपी के, बिहार के, ये भी उसका शिकार हो रहे हैं। जो ये मतलब जो जिन्होंने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, ये वो उस एज ग्रुप को भी अब ये मतलब कि हिट कर रहा है। तो मैं भी आपको बता के हटा हूँ कि जैसे ये अब ये बीमारी ना अमीर देख रही है, ना गरीब देख रही है। पहले ऐसे केसेस था कि जो हाईली जो प्राइसेस ड्रग्स थे, ये जो अपर क्लास थी हमारी, उसी को टारगेट करते थे। जबकि अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोअर ग्रुप है वो मिडिल ग्रुप में आए, मिडिल वाला अपर में जाए, अपर वाला हायर में जाए। लेकिन वो जो लोअर ग्रुप है वो वहीं का वहीं ख़त्म हो रहा है। वो कहाँ से इलाज कराएंगे? अब सोचो आप, यू कैन इमेजिन कि जिन्होंने रोज़ कमाना है और रोज़ खाना है, और वो जो कमाने की जगह वो और डिस्ट्रक्शन कर लगे, तो वो क्या करेंगे? वो नशे के लिए सब कुछ बेचेंगे और फिर जब सारी चीज़ें घर पे ख़त्म हो जाएंगी तो बाहर पे चोरियाँ चकारियाँ शुरू होंगी। सो वो एक इलीगल उसकी तरफ, क्रिमिनल की उसमें भी वो देखो ना, एक ना कहीं जाने अनजाने में एक ड्रगी अपने नशे को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, क्योंकि वो मजबूर है। अब इलाज कराने के लिए उनके घर वाले जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट में जाएंगे। वो गवर्नमेंट के भी बड़े मतलब नॉर्म्स हैं कि एडमिशन के टाइम पे भी, और एक बारी वो होता है लैप्स हो जाए तो दूसरे में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं केसेस एडमिशन पे। प्राइवेट वो थोड़ा सा अब रहता है, तो प्राइवेट अब जहाँ पे जाएंगे तो उनकी भी कॉस्टिंग रहती है। Drugs have destroyed many lives. Drugs have destroyed many lives, but the wrong policies of the government have destroyed many more. Therefore, policymakers should shun with the war on drugs. Rather, they should seriously consider peace with the drugs, peacefully. And they should think that because they are not dealing with the criminal, rather they are dealing with the patient, victims, not with the criminals. So you should live with peace with the drugs and handle it carefully with empathy. You need many more social worker, psychiatrists, specialized people. No, you see that, just assume the importance of this problem for the government. There is not even a single department who wholly solely is responsible with the drug problem. What will they do? बोलना इसमें हर बंदा जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर चंडीगढ़ में 1 लाख बंदा लगा रहा है, लड़के एज में बड़े होंगे, उसमें से 95,000 बंदे छोड़ना जाते हैं। पर वो जैसे रात को लगा लेते हैं, परेशान है सब। कोई घरों में चोरियाँ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ तक कहीं स्नैचिंग पे भी आ जाते हैं कहीं बंदे। कहीं तो मतलब अपने दोस्त को लूट लेते हैं, इन द सेंस जैसे अब मान लो मैंने अपने दोस्त को कहा स्कूल्स में एंटी ड्रग की रैलियाँ, एक नॉर्मल जो अवेयरनेस है वो स्कूल में वैसे ही सब्जेक्ट्स के थ्रू दी जाती, फिजिकल एजुकेशन। अदरवाइज एक कैंपेन होते हैं एंटी ड्रग के लिए,
जो आजकल पंजाब में चंडीगढ़ में हर जगह है। मतलब चल ही रहा होता नहीं तो में आ जाते हैं एक साल में 1 या 2। बट ये जो स्पेशल खर्चे जो होते हैं रैलीज के और इन चीज़ों के लिए, वो खर्चे अगर हम स्ट्रक्चर और ये हेल्थ डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में लगाएंगे तो आई गेस ज़्यादा रिजल्ट और ज़्यादा आउटपुट आएगा। क्योंकि इसी जो चीज़ें बॉर्डर के थ्रू आ रही हैं, या नशा पंजाब में आ रहा है या नशा कहीं पे भी आ रहा है, अगर हम उस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वी शुड फोकस ऑन द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इज़ इट कैन बी डन थ्रू द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें उनको ऐड करनी चाहिए। और बड़ी बात है कि अगर मैं एक फाउंडेशन में हूँ तो मैं उस टाइम तक तो नशा नहीं करूँ मैं, बट जैसे ही मैं फाउंडेशन के पास हूँ मैं फिर गया। सो फिर नार्कोटिक्स एनोनिमस कम्स इन। उसमें मेरे को जीना सिखाया है कि मैं बाहर कैसे रह सकता हूँ, बाहर एक आम इंसान जैसे कोई लाइफ जी रहा है तो वो मैं कैसे जी सकता हूँ, मैंने एनए में ही आके सीखा। Next, in this documentary, we turn to Narcotics Anonymous, एक ऐसी मूवमेंट जो अंधेरे में एक रोशनी बनकर उभर रही है। पंजाब जैसे राज्य में जहाँ हर रास्ता बंद लगता है, वहीं एक रास्ता है जो बचा है, नार्कोटिक्स एनोनिमस। और शायद यही है आगे बढ़ने का इकलौता तरीका। अब मुझे नहीं समझ आता था कि क्या है। मुझे लगता था कि यार ये एक रूम, सो बेसिकली मीटिंग का क्या होता है कि एक रूम में वो एडिक्ट्स बैठे होते हैं, रिकवरिंग एडिक्ट्स, जो पहले नशा करते थे अब नहीं करते, और वो अपनी शेयरिंग करता है। तो मुझे था यार ऐसे जाके मैं पर ठीक हो सकता, मतलब ऐसे मैं वो वैरायटी नहीं हूँ जो ऐसे ठीक हो जाए। मैं उनकी बातें सुनता था, हर बारी बोलता था मैं आऊँगा, बट मैं फिर 6 महीने के बाद दोबारा हुआ। एंड में यही हुआ कि उन्होंने मेरे नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। फिर आई वेंट टू मीटिंग और वहाँ जाके मैं एक बंदे से अट्रैक्ट हुआ, वो मेरे ही प्रोफेशन में था है मतलब कि, और मैं अभी उस प्रोफेशन में आया था तो मैं उसको देख के अट्रैक्ट हुआ और उसने मेरे को बेसिक सी कुछ चीज़ें बोली जो मैंने करी। और अभी मेरे को 4 साल हो जाएंगे 18th ऑफ अगस्त को 2020 में मैं एनए की मीटिंग गया था। सो मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ चंडीगढ़, यहाँ पे 7 days मीटिंग लगती है डिफरेंट प्लेसेस। सो वो मीटिंग थी मॉर्ली में, स्टिल रिमेंबर दैट मीटिंग। तो मैं वहाँ गया, मुझे वहाँ पे एक बंदा मिला जो 25 years प्लस क्लीन था। और वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद उसने मुझे रोका, उसने मेरे से बात की और मुझे बोला कि तेरा पीने का मन होगा ना तो मेरे पास आ, बट दारू मत पीना और कोई नशा मत करना। वही प्रोसेस 3 महीने के बाद मैंने दोबारा आई वेंट टू अ मीटिंग। 3 महीने मैंने फिर नशा किया, दारू पी, कोकीन किया। फिर 3 महीने के बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं यार मेरे को ठीक होना है, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। तो 3 महीने के बाद मैं दोबारा गया। सो वहाँ पे आई फाउंड दिस पर्सन इन अ मीटिंग इटसेल्फ जो मेरे ही प्रोफेशन से बिलोंग करता है, और मुझे वो देखने में भी बहुत मुझे अट्रैक्ट करा कि यार ये बंदा तो बड़ा क्लासी सा बंदा लग रहा है। और उसके बोलने से भी मुझे लगा कि यार ये इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। और उससे मैंने खुद भी बात करी मीटिंग के बाद। उसने मेरे को बेसिक चीज़ें बोली जो एनए मीटिंग्स बोलती, 90 days 90 मीटिंग करो। उसने बोला आता रहे, बी ऑनेस्ट, तू ठीक हो जाएगा। आई डोंट नो वाई, बट मैं ना उसकी बात तो ना इन्फ्लुएंस हो गया, उसके आउटलुक से भी बड़ा अट्रैक्ट हुआ। मैं कहा यार ऐसी लाइफ चाहिए, मैं ऐसी लाइफ में डिज़ायर करता हूँ। और अगर ये कह रहा मैं अगर इसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता। और ये जो मीटिंग्स के रूम है ना, ये सबके लिए खुले हैं, ये जो मर्जी आए बस आके बैठे और सुने। मैं जाता रहा यार 90 days 19 मीटिंग्स की, डिनायल में था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ अच्छी होगी, मेरी लाइफ ठीक होगी, या मैं कुछ अच्छी चीज़ें कर पाऊँगा। मैं हमेशा बैठ के नशा करके सोचता था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। पर ऐसे ही मेरे साथ के बहुत सारे लोग यही सोचते थे कि उनकी डेथ होगी। पंजाब की ज़मीन जहाँ कभी क्रांतिकारी जवान पैदा हुए थे,
आज नशे की मार से जूझ रही है। हर गली, हर मोहल्ला इस समस्या का बोझ उठा रहा है। जवानी बर्बाद हो रही है, बचपन खत्म हो रहा है और सरकारी वादे सिर्फ कागज तक सिमट गए हैं। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी है। नारकोटिक्स अनोनिमस जैसे इनिशिएटिव्स दिखाते हैं कि रिकवरी मुमकिन है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। आज सवाल सिर्फ पंजाब का नहीं है, सवाल है हम सब का। क्या हम खामोश रहेंगे या फिर इस जंग में खड़े होंगे? फैसला आपके हाथ में है। नारकोटिक्स अनोनिमस एनए की मीटिंग्स चंडीगढ़ में 7 के 7 दिन लगती है। नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ हेल्पलाइन का नंबर है एनए का। आप इस पे कांटेक्ट करो, आपको प्रॉपर जो रूटीन है मीटिंग्स लगने का, कहाँ पे मीटिंग्स लगती है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और एक नंबर जो इंडिया हेल्पलाइन का नंबर है, क्योंकि मीटिंग्स ऑल ओवर द इंडिया लगती है। अगर आप कोई ऐसे एरिया से हो जहाँ पे फिजिकल मीटिंग्स नहीं होंगी, सो ऑल्टरनेटिव ये है कि आप जूम मीटिंग्स पे ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हो। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इसको देख रहे हैं, मतलब जो भी सफ़र कर रहा है इस एडिक्शन से, वो प्लीज़ एक बारी इन रूम्स में आ करे। रूम्स मतलब मीटिंग्स में आ करे। 90 days 90 मीटिंग्स इज़ माई मैसेज। और कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, आप इन कॉन्टैक्ट पे और या लिंक पे जो भी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे मेल करो या कॉल करो, हम आपको रिपोर्ट करें। ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज और इम्पैक्ट स्टोरीज के लिए हमारे इनसाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी सोच ज़रूर शेयर करें और बताएं हमें कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पंजाब में ड्रग्स का खेल इस तरह बढ़ गया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ऐसे इंसाइटफुल रिपोर्टाज देखने चाहिए। आपकी स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन्हें ज़रूर नोट करें और उनके साथ शेयर करें दोज यू फील वुड बेनिफिट फ्रॉम दीज।